हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था कि जनरल प्रॉपर्टीज़ चल रही थी हमारी फाइबर्स की। तो जिसमें मैं आपको पहले लास्ट बहुत सारी प्रॉपर्टी बता चुकी हूँ, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, लेंथ है, उसकी लास्ट फ्लेक्सिबिलिटी है और आपको लस्टर तक मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आता है हमारा एब्जॉर्बेंसी। लस्टर में ये होता है कि जो वस्तुओं की चमक होती है, चमक जितनी ज़्यादा फाइबर्स में होगी, उनसे बने हुए वस्त्र उनमें भी वही गुण विद्यमान होता है, यानी वही प्रॉपर्टीज़ फैब्रिक में होती है। तो सबसे ज़्यादा चमक वाला जो हमारा एक तरीके से रेशा होता है वो हमारा सिल्क होता है। ठीक है, नेचुरल में या प्रकृति में जो हमारा रेशा होता है, रेशम, उसमें सबसे ज़्यादा चमक पाई जाती है। और कपास में चमक नहीं होती, लेकिन बाद में उसमें अलग अलग फिनिशिंग मेथड जब यूज़ किए जाते हैं, फिनिशिंग अप्लाई की जाती है, तो उसकी सतह को चिकना और चमकदार बनाया जाता है। एक तरीके से मर्सराइजिंग प्रोसेस के थ्रू भी यही लस्टर यानी ये चमक लाई जाती है। तो अब आता है हमारा एब्जॉर्बेंसी। तो जल को अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता को अवशोषकता कहते हैं, यानी कि एब्जॉर्बेंसी कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फाइबर होते हैं कि जो अपने अंदर पानी को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं या अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो पानी को एब्जॉर्ब करने की या पानी को अपने अंदर सोख लेने की क्षमता ही अवशोषकता कहलाती है, यानी कि एब्जॉर्बेंसी कहलाती है। तो जल शोषण की क्षमता भिन्न भिन्न तंतुओं में भिन्न भिन्न होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि एब्जॉर्बेंसी का जो प्रॉपर्टी होती है वो सभी फाइबर्स में हो, या ऐसा भी नहीं है कि किसी भी फाइबर्स में ना हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग तंतु में अलग अलग होती है। किसी किसी फाइबर में एब्जॉर्बेंसी की प्रॉपर्टी ज़्यादा पाई जाती है, किसी में कम पाई जाती है और किसी में नहीं भी पाई जाती। तो सबकी प्रॉपर्टी, हर फाइबर की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। कुछ तंतु पानी अधिक सोख सकते हैं व कुछ तंतु पानी कम सोखते हैं। जिन तंतुओं की पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है उनको रखना आसान होता है, परंतु ऐसे कपड़े देर से सूखते हैं। देखिए, थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये भी हो जाता है कि जो फैब्रिक या जो फाइबर पानी को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, तो जितनी जल्दी वो एब्जॉर्ब करेगा, पानी अपने अंदर लेके रखेगा, तो उसको सोखने में भी उतना ही टाइम लगेगा। जैसे हमारा कॉटन है, कॉटन की जो वाटर एब्जॉर्बेंसी प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसीलिए ज़्यादातर सिर्फ वाटर ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्वेट एब्जॉर्बेंसी या पसीना को एक तरीके से सोखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है कॉटन में। तो इसलिए ज़्यादातर गर्मियों में कॉटन का यूज़ किया जाता है और वो थोड़ा सा बॉडी के लिए कंफर्टेबल होता है, तो ज़्यादातर लोग कॉटन का यूज़ करते हैं। तो कॉटन की बेस्ट प्रॉपर्टी यही होती है कि वो वाटर एब्जॉर्बेंसी हो, या एक तरीके से पसीना को बहुत जल्दी, स्वेट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और एक तरीके से ठंडा फाइबर है, तो इसलिए कुछ इस वजह से भी उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन जो फाइबर पानी को ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो सूखते भी लेट हैं। जैसे हमारा वूल फाइबर है, अगर आप वूल को या ऊन के किसी भी स्वेटर को पानी में डिप करते हो तो उसके अंदर बहुत जल्दी वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन उसकी डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि वो उतनी ही लेट, ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा लेट वो फैब्रिक जो है सूखता है। तो यही प्रॉपर्टी है कि जिस फाइबर में जितनी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी होगी, वही प्रॉपर्टी उससे बने फैब्रिक में भी होती है। तो जैसे एब्जॉर्बेंसी है, जिस फाइबर में वाटर एब्जॉर्बेंसी ज़्यादा अच्छी होगी, उससे बने फैब्रिक में भी वाटर एब्जॉर्बेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब मान लीजिए, देखिए, जैसे हमारा कॉटन है, वुल है, वो पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन कॉटन फिर भी वुल की तुलना में जल्दी सूख जाता है। वुल कॉटन की तुलना में इतना जल्दी नहीं सूख पाता। लेकिन अब सिल्क होता है, सिल्क हमारा इतना सॉफ्ट, इतना शाइनी फाइबर है कि सिल्क की वाटर एब्जॉर्बेंसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितनी कॉटन और वुल की होती है। तो हर फाइबर की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, और वही प्रॉपर्टी जब उसका फैब्रिक बनता है तो वही प्रॉपर्टी उस फैब्रिक में आ जाती है।
अब आता है, इसके बाद आता है हमारा फ्लेमेबल। तो देखिए ये गुण किसी भी प्रकार के तंतु का चयन करने में सबसे देखना यानी कि सबसे पहले देखना अत्यंत आवश्यक होता है। कुछ तंतु अधिक ताप नहीं सहन कर पाते और वह कुछ तीव्र ताप से भी प्रभावित नहीं तीव्र ताप से भी प्रभावित होते हैं, यानी कि एक तरीके से आग को या अग्नि को सहन करने की शक्ति, ठीक है ना। कुछ फाइबर हमारे ऐसे होते हैं कि आग को बहुत जल्दी ज़्यादा एक तरीके से पकड़ लेते हैं और एकदम से झुलस जाते हैं, और कुछ फाइबर ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ देर तक वो उसको, अगर उसकी टेम्परेचर मीडियम है तो हैंडल कर लेते हैं, लेकिन एक हाई टेम्परेचर जब आ जाता है किसी भी फाइबर पर तो वो झुलसने लगते हैं यानी जल जाते हैं। तो हर फाइबर की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो इसी तरह है कि एक तरीके से कि कुछ फाइबर हमारे क्या होते हैं, ताप नहीं सहन कर पाते और कुछ ताप को सहन कर पाते हैं। तो कुछ तंतु ऐसे होते हैं जो ताप से पिघल जाते हैं, थोड़ा सा गलत लिखा गया है। तो कुछ तंतु ताप से पिघल जाते हैं, जैसे हमारा नायलॉन जैसी हमारी आग की चपेट में आता है वो एकदम से पिघल जाता है। जैसे हमारे बहुत सारे फाइबर होते हैं कि हाई टेम्परेचर भी कह सकते हो आप एक तरीके से, कि जैसे मान लीजिए वूल के ऊपर आप टेम्परेचर को यूज़ करते हो, हाई टेम्परेचर को, तो फिर भी वो एक परसेंट वो जलता नहीं है वहाँ से। लेकिन अगर आप जैसे सिल्क बहुत सॉफ्ट, बहुत लाइट वेट फैब्रिक होता है, फाइबर होता है, तो अगर आप एक तरीके से उसके ऊपर हाई टेम्परेचर या हीट रखते हो ज़्यादा, तो वो वहीं से उसके फाइबर झुलसने लगते हैं, जल जाते हैं। या हमारा वूल फाइबर होता है, वूल भी जो आग होता है या एक तरीके से हीट होती है, हीट को ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाते, ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो फाइबर जो होते हैं वीक होते हैं हीट को बर्दाश्त करने में। तो इसी तरह अब आते हैं हमारा एक तरीके से बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी कि बंधन क्षमता एक तरीके से कहा जाता है। तो जिस प्रकार कपास के तंतु छोटे होते हैं परंतु उन्हें आपस में कटाई करने पर एवरेज लंबाई का धागा बना लिया जाता है, उसे बंधन क्षमता कहते हैं। यानी कि एक तरीके से जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर को जो आपस में आप ट्विस्ट करते हो और ट्विस्टिंग के बाद वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से बंध जाते हैं। तो जो बंधने की प्रॉपर्टी होती है बाइंडिंग कैपेसिटी कहलाती है, यानी कि बंधन क्षमता कहलाती है। अगर इस क्षमता के अभाव में तंतुओं को आपस में बांटना असंभव होता है, यानी कि अगर ये बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं है किसी फाइबर में तो उसको हम आपस में ईज़िली नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि वो तंतु आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट ही नहीं हो पा रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, या आपस में एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो जब तक ये कैपेसिटी नहीं होगी, बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं होगी, तब तक फाइबर एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। तो बंटने के पश्चात धागे में से तंतु को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आपस में इस तरीके से जॉइंट हो जाते हैं, इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि उनको बाद में अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे सभी आपस में इस तरह से सट जाते हैं, यानी ट्विस्टिंग के थ्रू वे एक दूसरे के साथ ऐंठन के थ्रू एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि सिर्फ एक तरीके से उनको हटाना मुश्किल हो जाता है। और वो जब ट्विस्ट करते हैं तो ट्विस्टिंग के थ्रू सिर्फ ये धागा बन जाता है, यानी कि एक तरीके से एवरेज लंबाई का धागा बनाते चले जाते हैं। तो कपास और रेशम में यह गुण पाया जाता है, क्योंकि देखिए जो कपास होता है हमारा सेलुलोसिक फाइबर होता है, और इसी तरह तो उसमें एक आपस में चिपकने का या आपस में एक साथ सटने का गुण पाया जाता है कॉटन और सिल्क में। तो छोटे तंतुओं के लिए यह एक आवश्यक गुण है, क्योंकि देखिए जो हमारा बड़ा फाइबर होता है या जो जिस फाइबर की लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है उसमें हमें बाइंडिंग कैपेसिटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनमें हम बहुत कम कंडीशन में आपस में फ़ाइबर्स को ट्विस्ट करते हैं। लेकिन कुछ फाइबर हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं या स्टेपल होते हैं, या जैसे हमारा कॉटन हो गया। तो कई बार इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें उनको आपस में ट्विस्ट ही करना होता है, उनमें ऐंठन देनी ही होती है। तो जब तक उनमें एक दूसरे से कनेक्ट होने की प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होंगे,
तब तक उनका हम थ्रेड नहीं बना सकते। जब तक थ्रेड नहीं बनेगा तब तक हमारा फैब्रिक नहीं बन पाएगा। तो कॉटन और सिल्क में सबसे अच्छी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है। तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी भी हर फैब्रिक की अपनी एक अलग अलग प्रॉपर्टी में आती है। तो स्टूडेंट्स, हमारी कुछ इसी तरह और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आगे की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो उन प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।